Hello friends, welcome to our channel The Legal School. Today we are going to start part 3. There is a 50 questions from Taxation Act 1961. Today is the part 3. Let's start. Question number 101. What is the main purpose of the principle of taxation 1961? Option A, to reduce income inequality. B, to promote economic growth. C, to provide revenue for the government. D, to provide the revenue for the public. Option is C, to provide revenue for the government and distribute welfare for public. Option is C. Next question. Which government body is responsible for enforcing the principle of taxation 1961? ऐसी कौन सी बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है टू इन्फोर्सिंग द प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन 1961? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, CBDT. फर्स्ट है, आंसर इज फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन 1961? ऐसी कौन सी इनकम है जो टैक्सेशन 1961 में एग्जेम्प्टेड हो? बिजनेस इनकम टैक्सेबल है, कैपिटल गेन टैक्सेबल है, सैलरी इनकम टैक्सेबल है. बचा ऑप्शन डी. डी इज ये होगा एग्रीकल्चर हमारा. ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 1. सेक्शन 10 क्या है? ये एग्जेम्प्टेड में आते हैं, तो ये पार्ट है उसका, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 104. What is the tax rate for individual earning between 5 lakh to 10 lakh under the principle of taxation 1961? 25, 10, 20 and 15%. जो भी करंट का हमारा है वो 2.5 लाख तक नील है. 2,50,000 से 5 लाख तक 5% है. 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% है. 7.5 लाख से 10 लाख तक हमारा इसमें 15% है. बट ये क्वेश्चन शायद प्रीवियस ईयर क्या है, तो इसमें 20% ऑप्शन होना चाहिए. हाँ, 5 लाख से 10 लाख की उसकी यदि अर्निंग है तो टैक्स अमाउंट कितना होगा? 2.5 लाख तक नील है. 2.5 लाख से 5 लाख तक है 5%, इट मीन 12,500 रुपीज. 5 लाख से 7.5 लाख तक हमारा 10% है, यानी 2.5 लाख का 10% 25,000, तो 12,500 और 25,000 37,500. और दूसरा हो गया 7.5 लाख से 10 लाख तक का हमारा 15% है, तो 2.5 लाख का 15% हो गया 37,500. तो टोटल जो टैक्स आएगा इसमें आएगा लगभग 75,000 रुपीज एज पर न्यू रिजाइम, जो भी नया टैक्स रेट है उस पर. बट शायद ये प्रीवियस ईयर का है, तो ऑप्शन इसमें मे बी 20 होगा. प्लीज चेक, अपने भी आप चेक कर लेना. इसका जो टैक्स अमाउंट जो करंट है वो 75,000 रुपीज होगा. 2.5 लाख तक नील, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% है, 7.5 से 10 लाख तक हमारा 15% है, और 10 लाख से 12.5 लाख तक हमारा है 20%, और 12.5 लाख से 15 लाख तक हमारा है 25%, और 15 लाख से एबव है तो 30% है. ये हमारा जो करंट है 23-24 का ये स्लैब है. नेक्स्ट क्वेश्चन 105. Which of the following is a deductible expenses under the principle of taxation 1961? ऐसा कौन सा आइटम जो डिडक्टिबल हो उसके अंदर? ठीक है, लग्जरी कार परचेस, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ट्रेवल एक्सपेंसेस फॉर पर्सनल ट्रिप्स, रेंट पेड फॉर द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी. जो हमारा इनकम टैक्स का है तो ये हमारा डी ऑप्शन होगा इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन 106. Who is eligible to file an income tax return under the principle of taxation 1961? Only business owner? नहीं. B, only senior citizen. All individual earning taxable income. आंसर इज सी. कोई भी इंडिविजुअल है जो टैक्सेबल इनकम मतलब उस रेंज में आता है तो टैक्सेबल इनकम है तो वो एलिजिबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर.
Which form is used to file income tax return under the principle of taxation 1961? Which form? तो फॉर्म 16 है, डी। आंसर इज डी। फॉर्म 16 क्या होता है? यदि आपकी सैलरी 2.5 लाख से एबव है, 2.5 लाख तक है, तो देयर इज नो नीड टू फॉर्म 16। इफ योर सैलरी इज मोर देन 2,50,000 रुपीज, इट्स मीन आप टैक्सेबल उसमें आ रहे हो, आप रिजाइन में आ रहे हो। तो एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 इशू करेगा बिफोर 15 जुलाई, और जो आपका टैक्स टीडीएस है वो आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे करेगा। इसलिए फॉर्म, और आपको उस टीडीएस को क्लेम करने के लिए फॉर्म 16 रिक्वायरमेंट होती है। तो फॉर्म 16 आप इनकम टैक्स यूज जब रिटर्न फाइल करोगे तो जरूरत पड़ती है उस टैक्स को क्लेम करने के लिए। कौन सा टैक्स? टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेस। ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे करता है। फॉर्म 16 मोस्टली 15 जुलाई के पहले ही एम्प्लॉयर इशू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन 1961 डील्स विद कैपिटल गेन्स? कैपिटल गेन का हमारा क्या है? सेक्शन 40। कैपिटल गेन की जो इनकम होते हैं वो सेक्शन 45 to 55 के बीच में इसमें दिया गया है। तो कैपिटल गेन का 45 है। क्वेश्चन नंबर 109, व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न अंडर द प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन 1961? जैसे कि हम पहले बताए हैं, क्वेश्चन फॉर्म 16 15 जुलाई के पहले इशू किया जाता है। तो जाहिर सी बात है लास्ट डेट जो होती है वो 21 जुलाई होती है इनकम टैक्स भरने की लास्ट। हाँ, वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट है, कभी ऊपर कभी कम कर देते हैं, पर मोस्टली 31 जुलाई होती है इनकम टैक्स भरने की, देता आईटीआर भरने की। क्वेश्चन नंबर 110, which of the following is example of indirect tax under the principle of taxation 1961? इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल कौन हो सकता है? इनडायरेक्ट टैक्स का इनकम टैक्स हमारा डायरेक्ट है, कॉर्पोरेट टैक्स हमारा ये डायरेक्ट हो गया, एक्साइज ड्यूटी एंड वेल्थ टैक्स। एक्साइज ड्यूटी हमारा क्या है? ये जीएसटी के अंतर्गत आएगा, तो आपका इनडायरेक्ट में हमारा एक्साइज ड्यूटी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्सेस? ऐसा क्या टर्म यूज किया जाता है जो पावर टू द गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स? पावर टू लेवी। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 112, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द टैक्स इम्पोज्ड ऑन द सेल ऑफ परचेज ऑफ गुड्स? सेल ऑफ परचेज ऑफ गुड्स में ऐसा क्या टर्म यूज किया जाता है? कैनन ऑफ टैक्सेशन नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू ये भी नहीं है, टैक्स एविएशन नहीं है। तो टैक्स द पावर ऑफ, जो टैक्स होता है द सेल ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, ये एक्साइज ड्यूटी में होता है कुछ अमाउंट तक। जैसे लीकर है, पेट्रोल है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लगाती है? एक्साइज ड्यूटी। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा इम्पोस्ट टैक्स का। परचेज ऑन सेल 20 है, अभी 2014-15 तक मुझे मालूम है 20 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है तो एक्साइज ड्यूटी लगाना पड़ता 12.5%, जब वैट था। वैट 12.5% और 20 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है तो 12.5% आपका एक्साइज ड्यूटी लगती थी प्रोडक्ट पे, ये मुझे मालूम है। अब करंट में तो एक्साइज सब ये हटा दिए गए। क्वेश्चन नंबर, अभी से लीकर और पेट्रोल पे आप लोग सुनते होंगे कि गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया 2%, 4 रुपए 5 रुपए पेट्रोल पे। तो एक्साइज ड्यूटी इसको बोलते हैं परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल। अब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पेट्रोल बेच रही है ना, ये भी तो एक गुड्स हुआ, इसलिए एक्साइज ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 113, what is the term used to describe the power of the government to levy taxes on income? What is the term used to describe the power of the government to levy taxes on income? Constitutional provision relating to taxation, power of levy. Answer is B. Question number 114, what is the term for the power to levy taxes on income? What is the term for the power of levy taxes of income? Power to taxes of income, indirect, direct tax। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लगाती है? सीबीटी, डायरेक्ट टैक्स पे। तो आंसर इज सी। व्हाट इज द टर्म फॉर द पावर टू रिव्यू द ऑर्डर ऑफ टैक्स अथॉरिटी? 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन जो एप्रोप्रिएट आंसर हो वो एमसीक्यू में यूज करेगा, मतलब आप लगाएंगे। तो पावर टू रिव्यू, रिव्यू कौन करेगा भाई? टैक्स अथॉरिटी है, तो टैक्स अथॉरिटी क्या करेगा? जुडिशियल रिव्यू करेगा।
आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 116, व्हाट इज द टर्म फॉर द पावर टू टैक्सेशन अंडर एंट्री 97 ऑफ द यूनियन लिस्ट? यूनियन लिस्ट एंट्री, यूनियन लिस्ट हमारा क्या है? डायरेक्ट टैक्स पे आता है। लिस्ट, हमारा जो लिस्ट है ये 3 है। एक यूनियन लिस्ट होती है, एक सेकेंड होता है स्टेट लिस्ट, और थर्ड होता है कॉन्करेंट लिस्ट। जैसे कि आपको मालूम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हमारा क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, तो कुछ आइटम ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है कुछ उन आइटमों पे, तो वो लिस्ट यूनियन लिस्ट में शामिल किया गया। स्टेट लिस्ट में क्या है, कुछ आइटम ऐसी होती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी होती है जो कभी स्टेट भी लगा सकती है, कभी सेंटर भी लगा सकती है, और कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि वो अपने अंडर टैक्स लगाए, यानी कि यूनियन लिस्ट में शामिल करे। कुछ ऐसी लिस्ट होती हैं जो कोई डिसाइड ही नहीं होता है कि सेंटर लगाएगी कि वो गवर्नमेंट स्टेट लगाएगी, तो उन आइटमों को हम किसमें शामिल किया जाता है? कंकरेंट लिस्ट में। यूनियन लिस्ट, सेकेंड स्टेट लिस्ट, थर्ड इज कंकरेंट लिस्ट होता है। तो इसमें जो टैक्सेशन जो सेंट्रल सीबीडीटी है वो हमारा यूनियन लिस्ट है डायरेक्ट टैक्स पे। नहीं, आंसर ना। व्हाट इज द टर्म फॉर द पावर ऑफ टैक्सेशन अंडर एंट्री 97 ऑफ द यूनियन है? इसमें आंसर सी नहीं हो गया। यह लिस्ट किस बेस पे बनाई जाती है? यूनियन बेस पे रेसिड्यूसरी पावर पे लगाया जाता है, इस पे है। आंसर ही हमारा क्या होगा? डी होगा। रेसिड्यूरी पावर पे होता है, रेसिडेंस जो है उस पे पावर पे होता है। कुछ स्टेट में जैसे ज्यादा कोई प्रोडक्ट होता है तो इसके बिहाफ पे वो लिस्ट डिसाइड हो जाती है, तो किस बिहाफ पे? 1997 जो है वो रेसिड्यूरी पावर पे होता है। क्वेश्चन नंबर 117, व्हाट इज द टर्म फॉर द टैक्स ऑन द सेल ऑफ परचेज ऑफ गुड्स? सेल ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, ऑप्शन हमारा ए टैक्स यूनिटरीज, बी इनडायरेक्ट टैक्स, सी रेसिड्यूरी पावर, डी डायरेक्ट टैक्स। सेल ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ परचेज ऑफ गुड जीएसटी कहाँ होता है? इनडायरेक्ट टैक्स में, तो ऑप्शन इज बी। सेल परचेज किस पे होता है? जीएसटी पे। जीएसटी हमारा क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 118, व्हाट इज द मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट अंडर द प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन 1961? मेन सोर्स हमारे गवर्नमेंट का क्या है रेवेन्यू का? इनकम टैक्स, वो पढ़ रहे हैं टैक्सेशन एक्ट, तो इनकम टैक्स हो जाएगा इसका। मेन रेवेन्यू क्या सोर्सेस है? इनकम टैक्स का है। इनकम टैक्स इम्पोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, पार्लियामेंट हैज द पावर टू लेवी टैक्स ऑन इनकम अदर इनकम। पार्लियामेंट के पास पावर होता है, अदर इनकम क्या है भाई? एग्जेम्प्टेड इनकम, ठीक है। इनकम ऑफ पुअर पीपुल, ऑल इनकम्स आर टैक्सेबल, नहीं, एग्रीकल्चर को छोड़कर, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 121, विच एंट्री ऑफ यूनियन लिस्ट गिव्स द पावर टू पार्लियामेंट टू लेवी टैक्सेस ऑन इनकम? तो कौन सी लिस्ट हमारी है? एंट्री 82, लिस्ट 1 किस शेड्यूल में है? 7th शेड्यूल में है। क्वेश्चन नंबर 112, हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फॉर इनकम टैक्स इज इंडिया, सीबीडीटी। सोचना ही नहीं, इसमें सीबीडीटी हाई अथॉरिटी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइनेंस विल बिकम द फाइनेंस एक्ट व्हेन इट इज पास्ड बाय? फाइनेंस बिल कब हमारा फाइनेंस एक्ट बनता है? जब दोनों सभाओं से पास होने के बाद। आंसर इज सी, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड साइंड बाय द प्रेसिडेंट, तभी वो बिकम टू फाइनेंस एक्ट बनता है। मान लीजिए लोकसभा से पास हुआ तो वो फिर फाइनेंस बिल ही रहेगा, एक्ट तभी हो जाएगा बिकम कब? जब दोनों सभा, लोकसभा और राज्यसभा से पास होगा और साइंड बाय, जब प्रेसिडेंट उसको अप्रूवल दे देगी, साइन कर देगी, तो वो एक्ट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 124, नोटिफिकेशन इश्यूड बाय सीबीडीटी
टाइपिंग एरर है। ये CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स आर बाइंडिंग ऑन, किस पे होता है, एक्सएससी पे, इनकम टैक्स अथॉरिटी। जो भी कोई नोटिफिकेशन या सर्कुलर इश्यू होगा CBDT किस पे बाइंडिंग होगा, आंसर इज बी, इनकम टैक्स अथॉरिटी पे बाइंडिंग है। इसके बाद इंडिविजुअल पे होगा जो एसएससी होगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एज पर सेक्शन 27 एसएससी को डिफाइन मीन्स बताया गया है। और 231 सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ये पर्सन को बताया गया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 ये हमारा इनकम को डिफाइन किया गया है। तो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 एसएससी कौन होता है, मीन्स पर्सन कौन है, बाय whom any tax of other sum of money is payable, B against who proceeding has been taken under the act, C a person deemed to be SSC in default। इसका ऑप्शन डी, ये तीनों कंडीशन फुलफिल है। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 ए पर्सन इंक्लूड, सेक्शन इसका क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 जो पर्सन को डिफाइन है। इंडिविजुअल, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म एंड कंपनी। एओपी मीन होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बीओआई मीन होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एलए मीन लीगल अथॉरिटी। इवरी एजेपी ये होता है जुडिशियल, इवरी जुडिशियल पर्सन ऐसे कुछ है इसका, इवरी एसोसिएशन ऑफ जुडिशियल पर्सन होगा इसका। हाँ, इवरी एसोसिएशन ऑफ जुडिशियल पर्सन इसका फुल फॉर्म होगा, और इसका ऑप्शन होगा डी। जो पर्सन सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 अकॉर्डिंग टू पर्सन की डिफिनीशन दी गई है उसमें ये चीजें हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 द टर्म पर्सन, अब पर्सन इंक्लूड किसको है, रजिस्टर्ड भी हो सकती है, फर्म या कंपनी भी हो सकती है, ये इंडिविजुअल, तो ऑप्शन इज सी, बोथ ए एंड बी। एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी, एनी पर्सन अदर देन, डी इज एनी काइंड ऑफ पर्सन, एसोसिएशन होता है एनी काइंड ऑफ पर्सन, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 ये इनकम को डिफाइन किया गया है। तो इनकम क्या होता है, इंक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, एक्सक्लूसिव एंड डिस्क्रिप्टिव। ये इंक्लूसिव होगा, जो डिफिनेशन इनकम की बताया गया है, डेफिनेशन इंक्लूसिव। इंक्लूसिव क्या है, पर्सन, इंडिविजुअल, कई चीजें होती हैं, इनका हेड, कई टाइप की इनकम होती है, उनको इंक्लूसिव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 130 paid by Government of India to the citizen rendering service outside India is exempted under section 10 under section 7। paid by Government of India to the citizen, paid by Government of India to the citizen, क्या ठीक है, सैलरी, बोथ ए एंड बी, अलाउंस एंड परक्यूशन, ठीक, आंसर इज सी, paid by Government of India to a citizen rendering service outside India to exempted किस पे है, जो आपको हमने पहले बताया था कि अंडर सेक्शन 10 जो है इनकम टैक्स सेक्शन 1961 में, उसमें एग्जेंटेड को डिफाइन किया गया। जैसे एग्रीकल्चर हमारा किसमें है, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, इसमें रेंट आ जाएगा आपका, अलाउंसेस भी आ जाते हैं, कुछ परक्यूसाइड्स भी आ जाते हैं इसमें, और कई चीजें हैं इसमें जो एग्जेंटेड की कैटेगरी में आती है, वो सेक्शन 10 में डिफाइन की गई है। तो सेक्शन 10(7) जो है वो सैलरी और परक्यूसाइड्स को है, तो आंसर इज ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 131 विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोग्रेसिव टैक्स, इनकम टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 132 आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, बट कॉर्पोरेट टैक्स हमारा क्या है, ये डायरेक्ट टैक्स हो गया, तो ऑप्शन ये नहीं हो सकता, एक सही एक गलत है। ऑप्शन बी कस्टम ड्यूटी एंड कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी हमारा क्या है, ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, बट कॉर्पोरेट टैक्स हमारा क्या है, डायरेक्ट टैक्स है।
एक गलत एक सही दे रहा है इसमें। ऑप्शन सी इनकम टैक्स एंड जीएसटी, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स बट जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। आंसर इज डी, डी इज राइट। दोनों ऑप्शन हमारा जो है जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है और कस्टम ड्यूटी भी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। क्वेश्चन नंबर 133, in the income tax act that is a certificate which as employer gives to his employee. It certificate the amount of tax deducted by the employer from the salary of the employee. मैंने आपको जैसे बताया था कि 2.5 लाख से यदि ऊपर आपकी सैलरी है तो एम्प्लॉयर टैक्स डिडक्ट करेगा किससे, आपकी टैक्सेबल इनकम से। किस बिहाफ पे, उसका फॉर्म जरूरत पड़ेगी आपको, फॉर्म 16। जब आईटीआर आप भरेंगे तो फॉर्म 16 की जरूरत पड़ती है उस टीडीएस को क्लेम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 134, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टैक्स फ्री परक्विसाइट्स। टैक्स फ्री परक्विसाइट्स क्या है? ट्रेनिंग बाय एम्प्लॉयर, डियरेंस अलाउंसेस, ये टैक्स फ्री डियरेंस अलाउंसेस नहीं होता है। ओवर टाइम अलाउंसेस एंड लंच अलाउंसेस। जब कोई एम्प्लॉय ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड में होता है तो वो परक्विसाइट्स क्या होता है हमारा, एग्जेम्प्टेड होता है, वो बिल्कुल टैक्स फ्री होता है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग में। जो भी उसको परक्विसाइट्स मिलेगा वो टैक्स फ्री, वो मतलब टैक्स फ्री होता है परक्विसाइट। और ट्रेन ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 135, द इनकम which is not chargeable in any other head chargeable to tax under the head of. The income which is not chargeable in any other head chargeable to tax under the head of. अच्छा जी, सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, ये भी टैक्स मतलब हेड में है, क्लबिंग इनकम में आती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आता है। तो हमारा बचा डी, डी ये प्रोफेशनल टैक्स है, तीनों इसमें टैक्सेबल है, ये अंडर सोर्सेस में नहीं आता है, अदर सोर्सेस में। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 136, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज चार्ज ऑन। जो मशीन पे डिप्रिसिएशन लगता है, जैसे आपने बीकॉम वगैरह इंटर में पढ़ा होगा ना डिप्रिसिएशन चैप्टर, तो इनिशियल वैल्यू फर्स्ट ईयर में तो जो 10% है या 30% एज पर टैक्स रूल के हिसाब से लगता है। ठीक है, ऑप्शन इज पे ए। परचेज प्राइस ऑफ द मशीनरी, फर्स्ट ईयर तो इसी पे लगेगी भाई। सेकेंड, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मशीनरी, रिटर्न डाउन पे ही लगता है, तो ऑप्शन इज बी। जो मशीनरी की वैल्यू कैसे सपोज 1 लाख रुपीज के, तो अगले साल मान लो 10% करके तो 90,000 पे लगेगा, जो भी रूल के हिसाब से परसेंटेज दे रहा था डिप्रिसिएशन का। तो रिटर्न डाउन ही वैल्यू होती है मशीनरी की डिप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 137, पर्सन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 इंक्लूड्स इन इंडिविजुअल एंड ए एचयूएफ, ए कंपनी एंड फर्म। जब दो ऑप्शन सही करेक्ट है बिल्कुल, तो तीसरा भी इन ऑल ऑफ द अबव लगेगा। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल लोकल अथॉरिटी एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। उस जो पहले क्वेश्चन था ना एजेपी, उसका ये फॉर्म होता है, आर्टिफिशियल एसोसिएशन नहीं होगा, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होगा उसका। ठीक, एवरी जो है, तो इसके मतलब आंसर आपका डी हो जाएगा। AJP इज स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, और AOP का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI का मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 138, द बेनिफिट ऑफ एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 50 इज इन अवेलेबल टू, किस पे होता भाई, इंडिविजुअल पे होगा। और ये भी है कि हमारा फर्म है, तो आंसर इज बी, बोथ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। क्वेश्चन नंबर 139, ऑल एसेसेस आर पर्सन बट ऑल पर्सन आर नॉट एसेसिंग, ट्रू। सभी जो एक्सेसेस होता है वो पर्सन होते हैं, बट सभी पर्सन एसेसिंग नहीं होते। हो सकता है उसकी 2.5 लाख से कम है, तो कहां से होगा भाई टैक्सेबल, तो ये लाइन सही है। मीन्स इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूड द एसेसर्स टोटल इनकम। टोटल इनकम क्या होता है भाई, क्लबिंग ऑफ इनकम, रेवेन्यू इनकम, टोटल इनकम,
और जो आपका बताया गया इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडिंग द सेशन, टोटल इनकम क्या होगा, क्लेमिंग ऑफ इनकम, क्योंकि इसके इनकम के 5 हेड होते हैं तो उसको क्लब करके ही हम ग्रॉस सैलरी बनाते हैं। तो ये आंसर इस जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो क्लबिंग ऑफ इनकम होगा, ना कि रेवेन्यू इनकम, ना टोटल इनकम, ना ग्रॉस टोटल इनकम। जब क्लब इनकम करेंगे तभी ग्रॉस टोटल इनकम बनता है। क्वेश्चन नंबर 141 सेक्शन 70 एंड 79 डील्स विथ, ये सेट ऑफ को डील करते हैं। आंसर इज डी, सैलरी सेक्शन 15 टू 17 और डिडक्शन 16 होता है इसका। ठीक, कैपिटल गेन हमारा क्या होता है 45 से 55 में होता है। तो सेट ऑफ इनकम 70 से 79। क्वेश्चन नंबर 142 इज ए सेक्शन रिलेटिंग टू क्लेमिंग ऑफ इनकम, क्लेमिंग ऑफ इनकम 60 से 64, सैलरी 15 से 17, हाउस प्रॉपर्टी 24 से 28, इनकम फ्रॉम हेड, और इसके बाद हमारा कैपिटल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन या बिजनेस उसका होता है 45 से 55, क्लेमिंग ऑफ इनकम 60 से 64। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट, लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ये किसी भी हेड से हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। तो एनी हेड ऑफ इनकम, यदि प्रॉपर्टी में लॉस हुआ है तो उस लॉस की भरपाई सेट ऑफ करने के लिए एनी हेड ऑफ इनकम से हम लेस कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 द क्वेश्चन इज द एंटरटेनमेंट अलाउंसेस इज अप्लीकेबल, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस किस पे होता है भाई अप्लीकेबल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 145 डोनेशन इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन, डोनेशन इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन, डोनेशन 80G होता है। किसी भी टाइप की डोनेशन होता है, चाहे पॉलिटिकल फंड को हो, चाहे अर्थक्वेक में, चाहे प्रधानमंत्री फंड में, वो 80G में ही डोनेशन होगा। प्रीमियम 80C और 80D शायद हेल्थ प्रीमियम के लिए होता है, 80E अभी बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 लॉस ऑफ लॉटरी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट, लॉस ऑफ लॉटरी किसी भी हेड से सेट ऑफ नहीं करते तो कांट बी सेट ऑफ। जीत जाओगे तो टैक्स लगेगा और यदि आपका लॉस हो गया तो वो सेट ऑफ होगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए किसी क्रिकेट पे है, विनिंग इनकम, विनिंग इनकम पे जो टैक्स लगता है TDS क्या लगता है 1.2% है इस समय। विनिंग इनकम पे हमारा जो TDS कटता है वो 31.2%, वैसे 30% है, बस सेसेस लगा के लगभग 31.2% आता है हमारा ये TDS जो विनिंग इनकम पे अर्निंग होती है। जैसे अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप में क्या होता है ना कि कोई भी प्लेयर सडनली कोई मैन ऑफ द मैच मिल गया, उसको 5 लाख का चेक मिला, तो 5 लाख पे जो TDS कटेगा वो 31.2%, करंट रेशियो 30% है बट सेस लगा के 31.2 ये पैसा काट के ही पहले ही मतलब कट के तभी मिलेगा, और जो कोई दे रहा होगा वो उसकी इनकम से काट के उसके बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे करेगा। क्वेश्चन नंबर 147 the central government has been empowered by entry that is of the union list of the schedule 7 of the constitution of India to levy taxes on income other than agriculture income। वो लिस्ट कौन सी है 82 लिस्ट है। प्रीवियस क्वेश्चन में 82 शेड्यूल 7th में था। प्रीवियस ईयर इज डिफाइंड, प्रीवियस ईयर किस पे डिफाइन की गई है सेक्शन 234 और इनकम को सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 और प्रीवियस ईयर को सेक्शन 2 सबसेक्शन 34, इनकम को सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 और ये हमारा पर्सन क्या है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। इसमें से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे क्योंकि ये कंफ्यूजन वाले हैं ना, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो प्लीज मगर
चेरिश, मतलब अपने माइंड में सेट कर लो ये। प्रीवियस ईयर सेक्शन 2 सबसेक्शन 3(2), इनकम 24 है, मतलब सेक्शन 2 सबसेक्शन 2(4), और हमारा पर्सन क्या है, सबसेक्शन 3(1) है। प्लीज रीड इट या मगअप अप, आप बिल्कुल रट लो तोता जैसे। क्वेश्चन नंबर 149, ए पर्सन बिकम ए मेंबर ऑफ HUF, ए पर्सन बिकम ए मेंबर ऑफ HUF, ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। परिवार में कॉन्ट्रैक्ट कहाँ होता भैया, एग्रीमेंट भी नहीं हो, जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो एग्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि एग्रीमेंट इज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पॉपुलरिटी भी नहीं, वो स्टेटस होता है। HUF क्या है, एक लाइन एज में हो, लिविंग टुगेदर, अर्निंग टुगेदर, और एक परिवार में ही लाइन एज में होना चाहिए। तो इसका आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर लास्ट 145, इनकम टैक्स इज लेविड ऑन द पर्सन ऑफ, किस पे होगा भैया, टोटल इनकम पे होगा। इनकम टैक्स किस पे लगता है, टोटल इनकम पे लगता है। वो अदर बात है कि इस पे हर रेट पे थोड़ा थोड़ा डिडक्ट करके जो भी डिडक्शन मिलता है उसको हटाने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम बनती है। तो टैक्स, इनकम टैक्स इज लेविड ऑन द टोटल इनकम ऑफ पर्सन पे लगता है। भाइयों अब ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है, पार्ट 4 शीघ्र ही आएगा। यदि आपको अच्छा लगा हो, इतनी गारंटी कि इस पार्ट से आपको 10 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ये गारंटी, 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्टिंग, कीप सपोर्टिंग। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।